Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आइज के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है 2022 में। आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पेरिस एग्रीमेंट से इसका क्या लिंक है। इसके अलावा ये इसमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए इस वीडियो में, ये वन ऑफ द मोस्ट होलसम वीडियोज़ है फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर। सो द थिंग इज कि इसमें हमने और भी चीज़ें डिस्कस की हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि यूएनएफसीसी के प्रोटोकॉल्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो है, आईबी मॉन्ट्रियल है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, यू विल गेट दिस इन दिस सेक्शन। सो कंसंट्रेशन कितना है 2022 में, क्या रहा, डेटा इंपॉर्टेंट है 2023-24 के लिए। आफ्टर दैट वी विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस क्वेश्चंस ऑफ द प्री एंड मेन। सो लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग इशू की कि जो लेवल है ग्रीन हाउस गैसेस के, जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ये 2022 में नए रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका 19th एनुअल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन था। ये आउटलाइन करता है कुछ इम्प्लीकेशंस को, जैसे कि हाइटेंड टेम्परेचर्स हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, सी लेवल राइज है, तो ये एज अ कॉन्सिक्वेंस इंक्रीज हो रहा है। सो फाइंडिंग्स क्या है इस बुलेटिन की जो 2023 का है। बेसिकली इन्होंने देखा कि 2022 में ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। मेन 3 टाइप की गैसेज हैं। एक है हमारा CO2 विच इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, then we have nitrous oxide and then we have methane as well. Then the thing is कि इसके इम्पैक्ट क्या है। तो जो कंसंट्रेशन में हीट ट्रैपिंग गैसेस जो बढ़ रही हैं, ग्लोबल मीन टेम्परेचर 2022 में ये लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था, जो 1850 टू 1900 का एवरेज है उससे। 2023 जो है ये वार्मेस्ट ईयर था रिकॉर्ड में। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, हीट बढ़ सकती है, आइस मेल्ट है, सी लेवल राइज है, ओशन हीट एसिडिफिकेशन है। तो ये जो रिजल्ट है ये सोशो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल कॉस्ट लेकर आएगा। इसके अलावा अगर हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करेंगे तो एज पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, कंट्रीज ने कमिट किया था कि वो जो वर्ल्ड का टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे, एंड द वर्ड विच वॉज यूज्ड इज वेल बिलो। बट द थिंग इज नहीं होगा तो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तो हम कम रखेंगे ही रखेंगे, ये कमिटमेंट था, लेकिन ऐसा अचीव नहीं हुआ है। सो दिस इज दैट। हाउएवर जो करंट लेवल है ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन के, इंडिकेट करते हैं कि जो टेम्परेचर लेवल है सिग्निफिकेंटली पेरिस टारगेट्स को इस सेंचुरी के खत्म होते होते तक ये उसको पार कर जाएगा। सो ये बेसिकली ये जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर था जो मेजर हुआ है 2050 से और 1900 के बीच का। इतना जो टेम्परेचर मेज्ड है उससे ज्यादा 2 डिग्री सेल्सियस नहीं लेके जाना है, 1.5 नहीं लेके जाना है। सो ये उसका एक बेस ईयर है। सो द नेक्स्ट थिंग इज, हाउएवर जो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। बुलेटिन ने ये भी शो किया कि जो फॉसिल फ्यूल का जो कंजम्पशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा कंप्लायंस एंड पेरिस एग्रीमेंट पर हमने बात की। एज पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ये कम रखना था लेकिन नहीं हुआ। हाउएवर कंट्रीज का जो करंट लेवल ग्रीन हाउस गैसेस का है इंडिकेट करता है कि पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट क्रॉस कर जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन जो है। फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन की अगर हम बात करेंगे तो जो बुलेटिन ने ये किया कि जो फॉसिल फ्यूल है इसको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। जबकि अभी कुछ दिन पहले जो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट आई है उसमें आया है कि गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज हैं ग्लोबली कि वो फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ावा दे रही हैं। इसके अलावा कोल, ऑयल, गैस और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। तो WMO ने ये कहा कि जो वॉर्स हो रही है गाजा में, यूक्रेन में, इससे ग्लोबल अटेंशन जो है, जो प्राइमरी था हमारा क्लाइमेट चेंज, वहां से वो साइड चली गई है। और जो फंड, जो अटेंशन क्लाइमेट चेंज को देनी चाहिए, वही फंड जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं वॉर्स को फंड करने के लिए। जैसे नाटो फंड कर रहा है यूक्रेन को, रशिया अपने आप को कर रहा है। इनका एक अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था। कंसंट्रेशन की बात करें ग्रीन हाउस गैसेस के लिए तो CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये लगभग 150%, 264% एंड 124% थे रिस्पेक्टिवली। मतलब सबसे ज्यादा मीथेन का कंसंट्रेशन है प्री इंडस्ट्रियल लेवल की अगर हम बात करेंगे, लगभग 1750 से पहले की बात है। CO2 की बात करेंगे तो CO2 जो है वो अराउंड 418 पार्ट्स पर मिलियन है। WMO की रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्लोबल एवरेज है इसका 2022 में 50% हायर था प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो कि 2023 में प्रेडिक्ट किए गए थे। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो परसिस्ट करेंगे डिकेड्स तक, इवन इफ नेट जीरो अचीव कर लिया जाता है, क्योंकि CO2 की लॉन्ग लाइफ होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मीथेन की, तो मीथेन का जो कंसंट्रेशन है वो है 1923 पार्ट्स पर
बिलियन, एक्चुअली इट्स नॉट मिलियन, इट्स पावर पर बिलियन। सो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों इतना ज्यादा बढ़ रहा है। देन इसके अलावा आता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का कंसंट्रेशन है 336 पार्ट पर बिलियन। एंड ये जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन के बढ़ने से हो रहा है। जो लेवल नाइट्रोसाइड के हैं ये रिकॉर्ड लेवल को ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं। मेजर फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, CO2 बहुत ज्यादा रिलीज होता है ट्रांसपोर्टेशन में, पावर जनरेशन में, हर जगह है। डिफॉरेस्टेशन है, लैंड यूज के चैलेंजेस है, जो कार्बन सिंक्स है फॉरेस्ट जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से लैंड यूज चैलेंजेस है, प्राइमरी एग्रीकल्चर अर्बनाइजेशन के लिए CO2 रिलीज हो रहा है, कार्बन रिलीज हो रहा है, अर्थ की कैपेसिटी कम होती चली जा रही है, ओशन एसिडिफिकेशन होता जा रहा है, रेन फॉरेस्ट में फायर लगना। सो ये सारी चीजें इसके कुछ फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हैं सिग्निफिकेंटली, जो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस यहाँ आता है। लाइफ स्टॉक मीथेन जनरेट करता है बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का जो यूज करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, स्पेशली लैंडफिल्स का जो है वो प्रॉपर नहीं है। भारत में भी कोई ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है। नेचुरल प्रोसेस की बात करें तो वॉल्केनिक इरप्शन, वाइल्ड फायर, नेचुरल डिले हो गया, डिके हो गया जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है। वाइल जो इवेंट्स हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं इसको फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट को बढ़ा देती हैं। अर्बनाइजेशन है, देन पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसकी वजह से GHG बढ़ रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट जो मेल्ट हो रहा है एंड मीथेन जो राइज हो रहा है ये फ्रोजन सॉइल से निकल रहा है, वो एक कंसर्न है मेजर। तो ये एक फीडबैक लूप बना देता है जहां ज्यादा से ज्यादा मीथेन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में फर्दर रिलीज होती जाती है। जैसे जैसे अर्थ ग्लोब करेगी उतना ज्यादा मीथेन और रिलीज होती चली जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये प्राइमरी मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हेल्प करती है, एडेप्टेशन में, मिटिगेशन एफर्ट्स में, और ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं इनके लिए वर्क करती है। 1992 में रेटिफाई हुए था, 1994 में फोर्स में आया था, 197 कंट्रीज इसको रेटिफाई कर चुके हैं। ये लिमिट्स बेसिकली सेट करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर इंडिविजुअल कंट्रीज के लिए, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेशनल ट्रीटी है और ये एक्सटेंशन है जो हमने इससे पहले ट्रीटी देखी थी। 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया था, फोर्स में 2005 में आया। ये ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, इन पे वर्क करता है। लीगली बाइंडिंग है, रिमेंबर दिस, विद 192 पार्टी कंट्रीज। देन इसके बाद आता है UN रेड, ये एक फाइनेंसिंग मॉडल है जो कि UNFCCC के अंदर ही नेगोशिएटेड है। ये भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के लिए वर्क करता है, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के लिए। कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, ध्यान रहे ये जो है ये FAO है, इसमें UNDP है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। पहला नेगोशिएट हुआ था 2005 में और फाइनल रूल बुक जो है वो 2015 में इसकी कंप्लीट हुई थी। देन वी हैव पेरिस एग्रीमेंट, ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका एम था कि जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है इसको 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाए प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और अटेम्प्ट थे कि वो 1.5 डिग्री में ही कंटेन किया जा सके प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया था 196 पार्टीज ने UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पर COP21 में पेरिस 2015 में, और ये 2016 में फोर्स में आया था। ये नियर यूनिवर्सल मेंबरशिप है, 198 कंट्रीज जो हैं इसको रेटिफाई करती हैं, तो ज्यादातर कंट्रीज इसमें हैं। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट है जो प्रोडक्शन कंजम्पशन पे बात करता है ऑफ नियरली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्क करता है। 1987 में साइन हुआ था, फोर्स में 1989 में आया। सिंस जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है इसको इट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोटोकॉल, ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रोटोकॉल एप्लीकेबल है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए भी। एंड ये टाइम बाउंड एंडिंग फ्रेमवर्क है एंड ये 198 कंट्रीज ने रेफर किया, बेसिकली बाइंड किया है, सो रेटिफाई किया है। नाउ वी हैव की इनिशिएटिव्स ग्लोबली, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है। देन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो भारत स्टेज 4 है, भारत स्टेज 6 तक एमिशन नॉर्म्स है। देन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 है, इंडिया इंटेंटेड इंटरनेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं, देन पंचमित्रा गोल्स है। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ वी हैव टुडेस प्लेलिस्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दिस statement is false about the greenhouse effect. Life on earth is possible due to it. The greenhouse effect is a natural process that maintains the Earth's temperature. Increased emission of the greenhouse gases is a natural process. Increased emission of greenhouse gases in the atmosphere increases the Earth's temperature. So you can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main practice question, and the question says, what are the factors responsible for increasing amount of greenhouse gases in the atmosphere? Mention important conventions related to the greenhouse gases. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.